Hello and good morning everybody. How are you? You fine? You should be fine. Early morning, lot of heat in the afternoon. Nowadays, lot of heat, right? But anyway, we have defined last time plane angle. किसको डिफाइन किया था अपन ने? प्लेन एंगल को. तो प्लेन एंगल कौन बनाता है? Who makes plane angle? It is made by the arc of a circle. प्लेन एंगल को बनाने के लिए सर्कल का आर्क चाहिए. और कहाँ पे बनता प्लेन एंगल? At the center of the circle. The plane angle is always formed at the center of the circle. अब ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसको मैंने बोला है थीटा. इसी को बोलते हैं प्लेन एंगल. So by our definition, theta is equal to arc length upon radius. That is length AB upon arc. तो प्लेन एंगल लेंथ बनाती है. प्लेन एंगल कौन बनाता है? लेंथ बनाती है. So plane angle is always formed by a length. इसका यूनिट होता है रेडियन. इसका यूनिट होता है रेडियन. तो प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन. ये स्टैंडर्ड यूनिट है. SI यूनिट बोलते हैं इसको. रेडियन इज कॉल्ड एज अ SI यूनिट ऑफ एंगल. रेडियन को हम एंगल का SI यूनिट बोलते हैं. ठीक है. इसको कन्वर्ट कैसे करना ये बताया था मैंने परसों. 1 रेडियन इज 57.4 डिग्री and 1 degree is 1 upon 57.4 radian. और एक चीज बताया था मैंने परसों आपको कि अगर मेरे को एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, तो इसको पाई के टर्म्स में कैसे लिखूंगा मैं? 75 into पाई अपॉन 180. 15 12s are 15 5s are. So my answer will be 5 pi by 12. ये चीजें हमने परसों की क्लास में सब डिस्कस किए थे. तो हम किसी भी डिग्री वाले एंगल को पाई के टर्म्स में लिख सकते हैं. यूजुअली मैथमेटिक्स में आपको एंगल्स इसी टर्म्स में मिलेंगे. 5 पाई बाय 12, 3 पाई बाय 8 ऐसे एंगल्स मिलते हैं क्योंकि वहां पाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. तो ये अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ है. अब इसके आगे का पार्ट जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल. क्या बोलते हैं उसको? सॉलिड एंगल. Now I think this is a new concept for you. Solid angle you must not have studied in your previous classes. Anyway, we will study it now. Now see, solid angle is angle which is in terms of area. Which is in terms of area. क्या के टर्म्स में है सॉलिड एंगल? हमेशा एरिया के टर्म्स में आएगा. अब इसका एक एग्जांपल ले लो. वाटरमेलन, तरबूज खरीदते अपन, आप भी खरीदते होंगे. अब तरबूज जब आप खरीदते हैं तो डायरेक्ट जाके तरबूज को ऐसा ऊपर से
अंदर से एकदम लाल निकलने वाला है, ये आ जाता है कि आपके समझ में नहीं आता। क्यों? कि हमारे को क्या पता अंदर से कैसा है दिखने में, तो हम उसको बोलते हैं इसको कट करके दो। क्या करके दो? कट करके दो। तो वो क्या करता, उसके सरफेस पे एक ऐसा कट मारता और उसको ऐसा प्रेस करके अपने एकदम आंखों के करीब लेके आके बताता, साइकोलॉजिकल गेम खेलता अपने साथ। तो अपन बोलते हाँ 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 रेड 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 है, ठीक है, अच्छा है। कभी भी ऐसा नहीं करना, उसको बोलना ऐसा रेक्टेंगुलर कट करके दो। फॉर एग्जाम्पल ये अगर वो वाटरमेलन है तो ये पूरा सरफेस है ना उसका, तो यहाँ से ऐसा 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 ये कट करवा के लेना उससे। तो यहाँ पे जब ये पूरा कट करके ऐसा निकाल लेता हूँ तो आप देखो सेंटर में आपको ऐसा दिखता, देखो मैं ये ऊपर से कट करके निकाल लिया उसने, ये एरिया निकाला है, कट करके क्या निकाला है? एरिया निकाला। तो ये अंदर ऐसा दिखेगा आपको, बराबर। अब ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। क्योंकि ये एंगल आर्क नहीं बना रहा, ये पूरा एरिया बना रहा है। ये एंगल कौन बना रहा है? पूरा का पूरा एरिया बना रहा है, इसीलिए इसको बोला जाएगा कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। सो व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल इज इंटरसेप्ट ऑफ एरिया। It is intercept of area। ये एलिमेंट्री पार्ट लिखा मैंने, इसको और इलैबोरेट करेंगे अपन। तो ये बात तो समझ में आ गई अभी सबके कि सॉलिड एंगल ये हमेशा एरिया का, सॉलिड एंगल इज ऑलवेज इंटरसेप्ट ऑफ एरिया। ओके, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग, सॉलिड एंगल इज इंटरसेप्ट ऑफ एरिया। Solid angle is intercept of area. Now where we have to take this area, that we are going to define now. So first of all, let me draw the diagram. Suppose I have a surface like this. Let me take some area on this surface. ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, यहां पे ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं आप। आई विल टेक इट हियर, आई कॉल दिस पॉइंट एज O। अब इसको सरफेस से हम ज्वाइन करेंगे। This is something just like a cone. This is something just like a cone होता है ना, आइसक्रीम का कोन, उस तरह का बन गया ये। अब ये सर्कल जो है ये पूरा का पूरा एरिया है। जो सर्कल आया है ये पूरा का पूरा क्या रहेगा? एरिया रहेगा। उसका एंगल बन रहा है बॉटम में जाके, ठीक। अब देखो ये जो भी पॉइंट O है, यहां से ये सरफेस R डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। ये एरिया को मैं नाम देता हूं dA। क्या नाम दिया मैंने? dA नाम दिया इस एरिया को। अब अगर मैं स्मॉल r रेडियस लेकर एक स्फीयर उतारूंगा, स्मॉल r रेडियस लेकर क्या उतारूंगा? स्फीयर उतारूंगा, तो मेरे को आप बोलो उस स्फीयर पे
ये डीए एरिया आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर मैंने स्मॉल आर रेडियस लेकर एक स्फीयर बनाया तो उस स्फीयर पे ये डीए एरिया रहेगा कि नहीं रहेगा? My question is, if I take small r as radius and I draw a sphere, will this area be on the sphere or not? डेफिनेटली रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा पूरे स्फीयर पे रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट तो रहेगा ना। Some part will be there. dA will be some part of that sphere. So I say that dA is a part of the sphere whose radius is r। dA ऐसे स्फीयर का पार्ट है जिसका रेडियस कितना है? r है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? dA corresponds to 4 pi r square। dA corresponds to 4 pi r square। corresponds to बोला मैं, equal to नहीं बोला, corresponds to बोला। मतलब dA उस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है जिसका एरिया कितना है? 4 pi r square है। अच्छा, अभी क्या करने का? इसी पॉइंट को सेंटर लेने का और एक यूनिट रेडियस वाला स्फीयर बनाने का विथ सेम पॉइंट एज सेंटर, मतलब कॉन्सेंट्रिक पॉइंट। सेम पॉइंट एज सेंटर मतलब कॉन्सेंट्रिक पॉइंट। विथ सेम पॉइंट एज सेंटर ड्रॉ अ यूनिट स्फीयर उसी पॉइंट को सेंटर लेके एक यूनिट स्फीयर उतारने का। यूनिट स्फीयर मतलब क्या? ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस 1 होता है। अब अगर मैं r सेंटीमीटर में ले रहा होगा तो यूनिट स्फीयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर आएगा। अगर मैं r मीटर में ले रहा होगा तो रेडियस ऑफ यूनिट स्फीयर विल बी 1 मीटर। बराबर है? तो यूनिट स्फीयर का मतलब होता है ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस 1 है। अब मैं इसी पॉइंट को सेंटर बना के यहाँ पे यूनिट स्फीयर उतारूंगा। ये बन गया मेरा यूनिट स्फीयर। अब मेरे को बोलो ये यूनिट स्फीयर को ये दोनों लाइंस कट कर रहे कि नहीं कर रहे? ये जो दो लाइंस मैंने बताए ना यहाँ पे, these two lines I am having here, these two lines, ये वाले, ये एक और ये दो, ये दोनों लाइंस यूनिट स्फीयर को कट कर रहे कि नहीं कर रहे? डेफिनेटली कर रहे हैं। जब ये दोनों लाइंस यूनिट स्फीयर को कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये इंटरसेप्ट बोल सकते हैं इसको अपन। ये वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं अपन? इंटरसेप्ट बोल सकते हैं। इसी इंटरसेप्ट को बोला जाता है सॉलिड एंगल। दिस इंटरसेप्ट इज व्हाट आई कॉल एज सॉलिड एंगल। कहां पे मिला मेरे को सॉलिड एंगल? यूनिट स्फीयर के ऊपर। कहां पे मिला? यूनिट स्फीयर के ऊपर मिला। तो सॉलिड एंगल इज इंटरसेप्ट ऑफ एरिया on the surface
It is intercept of area on the surface of a unit sphere. तो ये पूरा डेफिनेशन हो गया. It is intercept of area on the surface of a unit sphere. तो सॉलिड एंगल ये लेंथ नहीं बना सकता. सॉलिड एंगल ये एरिया बनाएगा. सॉलिड एंगल कौन बनाएगा? एरिया ही बनाएगा. अब इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं अपन. ये सॉलिड एंगल बन रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको. इसको मैंने शेड कर दिया. देखो शेडेड पोर्शन दिख रहा है. इसको बोलेंगे डी ओमेगा. अब डी ओमेगा पूरा स्फीयर तो नहीं है, छोटा सा एक पार्ट है. डी ओमेगा पूरा स्फीयर तो नहीं है, छोटा सा एक पार्ट है. तो फिर वो करस्पॉन्ड करेगा कितने एरिया के स्फीयर के साथ? ऐसे स्फीयर को करस्पॉन्ड करेगा जिसका रेडियस 1 है. 1 का स्क्वायर तो 4 पाई आ जाएगा. तो डी ओमेगा कौन से स्फीयर पे आ रहा? जिसका रेडियस जिसका एरिया 4 पाई है. बीए कौन से स्फीयर पे आ रहा? जिसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है. अब ये दोनों को डिवाइड कर लो तो तुम्हारे को इनका रिलेशन मिल जाएगा. बी ओमेगा अपॉन डी ए विल बी 4 पाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई will get cancelled. So d omega is equal to dA upon r square. This is relation between solid angle. ये solid angle का फॉर्मूला है. तो जितना एरिया हमारे पास है उसको उसी के डिस्टेंस स्क्वायर से डिवाइड कर देना. तो हमारे को जो एंगल मिल जाएगा वो सॉलिड एंगल रहेगा. द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन. सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन. ये सबके ध्यान में आ गया? अच्छे से देख लो इसको. Is it clear? If you have any doubt, you can ask. ये एक्चुअली कंसेप्ट अपने को नेक्स्ट ईयर लगेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे जब हम 12th में. लेकिन हम इसको अभी डिफाइन कर दे रहे हैं, फिर हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है. ओके, इट इज ओमेगा ओमेगा बी ओमेगा. ओम लिखते हैं ना अपन, ओम. कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग ओमेगा ऐसे भी लिखेंगे. तो अलग अलग टेक्स्ट में आपको सिंबल अलग अलग मिलेगा. ठीक है. तो ये जो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर. हमारे सब्जेक्ट की बात अगर करेंगे तो. अदरवाइज बाकी जगह तो मैंने बोला ना आपको, वाटरमेलन का एग्जांपल है. आइसक्रीम का जो कोन हम यूज करते हैं, कोन खाते ना अपन आइसक्रीम, तो वो कोन का जो सर्कल है और उसकी जो लेंथ है उसके हिसाब से वो सॉलिड एंगल बनाता है. ठीक है. हमारे को सॉलिड एंगल निकालने के लिए एरिया चाहिए, ये एरिया, और ये आर डिस्टेंस चाहिए. तो डीए को आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमको डी ओमेगा मिल जाएगा. ठीक है. अब देखो, अगर पूरा सरफेस कंसीडर किया, यूनिट स्फीयर का पूरा सरफेस कंसीडर किया, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 4 पाई आ जाएगा. अगर मैं पूरा सरफेस कंसीडर कर रहा हूं तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 4 पाई आ जाएगा. लेकिन मैंने अगर उसका कुछ पार्ट कंसीडर किया तो ये 4 पाई से कम आएगा. 4 पाई से क्या आएगा? कम आएगा. समझ में आ रही बात? मैक्सिमम वैल्यू सॉलिड एंगल की कितनी हो सकती है? 4
4 पाई हो सकती, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं पॉसिबल। तो मैक्स लिख के रख लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज 4 पाई, 4 पाई SR, स्टेरेडियन SR लिखते हैं उसको। तो जब SR लिखा रहेगा तो समझ जाना ये स्टेरेडियन है कि नहीं? यस, एक बार आपने एरिया फिक्स कर दिया, आर डिस्टेंस आपका फिक्स हो गया, तो एक सॉलिड एंगल बन जाएगा वहां पे। सपोज थोड़ी देर को ये मान के चलो कि तुम्हारा जो कोण है ये है कोण तुम्हारा, ठीक है। अब मुंह में पानी आया तो ये मेरे को बोलना नहीं, क्योंकि तुमने पूछे तो मैं बता रहा। तो कोण बोलने के बाद क्या है, गर्मी के दिन मुंह में पानी आता है, ये ऐसा, ठीक है। इसको एक्चुअली बैफल बोलते हैं, इसमें आइसक्रीम भरे बाद कोन हो जाता हो। अभी बैफल ही समझ के चलो। तो ये एरिया तुम्हारे को दे दिया, सपोज ये एरिया दे दिया आपने को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस अपने को दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब तुम मेरे को बोलो सॉलिड एंगल कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगेन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर गेट cancel, so this is 1 ster-radian. अब किसी ने आके ये कोण के ऊपर का पोर्शन कट कर दिया, ये नया कोण बन गया, कोण में कोण आ गया, क्या आ गया, कोण में कोण आ गया। तो ऑब्वियस है अब सॉलिड एंगल चेंज हो जाएगा। ये एरिया छोटा हो गया ना, डिस्टेंस भी कम हो गया। देख लेते हैं, ये एरिया हो गया समझो तुम्हारा अब पहले से 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक ये है √60 सेंटीमीटर। तो बोलो सॉलिड एंगल कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन √60 का स्क्वायर 60, ये कितना आ गया तुम्हारा, अगेन 1 ster-radian। इसका मतलब जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो एरिया चेंज करने से चेंज नहीं होगा, उसी बॉडी के अंदर सेम कोण को कट किया ना आपने। ओके, ठीक है, एरिया चेंज किया तो डिस्टेंस भी तो कम हो गया ना। I hope this concept is clear for solid angle. अभी देखो अपने को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने पढ़े है ना, उसमें से 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम, इनका मेजरमेंट अपने को पढ़ना है। हम लेंथ कैसे मेजर करेंगे, मास कैसे मेजर करेंगे, टाइम कैसे मेजर करेंगे। अब ये जो 3 चीजें हम मेजर कर रहे हैं
जैसे मास है, मास एक प्रोटोटाइप है मास का, वो 1875 में बनाया गया था। 1875 जब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बना था, तो फ्रांस के अंदर एक म्यूजियम है, Le Sèvres बोल के एक जगह है वहां पे, Le Sèvres, वहां पे एक प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर रखा हुआ है। तो वो जब उन्होंने मीटिंग बुलाए थे ना सारे कंट्रीज की, 1978 में कुछ तो मीटिंग बुलाए थे, 80 आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन ये आसपास ही डेट है, 1983 आई थिंक। तो 1983 में जब इन्होंने मीटिंग बुलाए थे पूरे कंट्रीज, रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज को फ्रांस में बुला के, और उनको बोला था कि आप आते आते एक एक अपना अपना सिलेंडर बना के लाना। या कोई एक कंट्री ने कुछ 40 सिलेंडर्स बना के दिया था, हिस्टोरिकल पार्ट है वो, मेरे को लगता ब्रिटेन ने दिया था, ब्रिटेन ने 40 सिलेंडर्स सेम उस जैसे बना के दिए थे। किसके जैसे? वो प्लैटिनम इरिडियम के। तो उन्होंने क्या किया कि ओरिजिनल सिलेंडर तो म्यूजियम में रख लिया, और जितने मेंबर कंट्रीज थे सबको एक एक सिलेंडर दे दिया कि ये तुम अपने अपने सिलेंडर लेके जाओ, अब तुम अपनी कंट्री में जाके इसके हिसाब से 1 kg का वेट बना लेना। उन्होंने बोले ठीक है। वो सिलेंडर जो म्यूजियम में था और ये जो इनको दिए गए, ये बेसिकली वन एंड द सेम। तो सब इसी को रेफरेंस मान के अपने अपने कंट्रीज में 1 kg वेट बनाने लग गए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के ऐसा ध्यान में आया कि ये जो 1 kg का वेट है ये धीरे धीरे कम होते जा रहा, धीरे धीरे कम होते जा रहा। तो इनको क्या लगा कि या तो अपना सिलेंडर वेट लूज कर रहा, या वो जो म्यूजियम में रखा हुआ है वो वेट गेन कर रहा। अपने सिलेंडर का वेट कम आ रहा ना। तो फिर उसके ऊपर फिर से मीटिंग हुई, और 2019 मतलब लास्ट ईयर एक नया स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया। तो ये दो चीजें हमको पढ़ना है, बिफोर 2019 क्या था एंड आफ्टर 2019 क्या है। तो एसआई सिस्टम के जो यूनिट्स हैं, खास करके लेंथ, मास, एम्पियर और केल्विन, ये 4 यूनिट्स के अंदर मेरे ख्याल से मोल भी है उसके अंदर, उन्होंने थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए हैं। तो आफ्टर 2019 के मॉडिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे, और बिफोर 2019 के भी मॉडिफिकेशंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। Length can be measured, and how can we measure the length? That's what we have to discuss. अभी देखो, मेरे को मेरी हाइट गिनना है। अब हाइट गिनना ये भी लेंथ ही है। The measurement of height also is a length measure itself. तो मेरी हाइट जब हम गिनेंगे तो हम बेसिकली क्या गिन रहे हैं? लेंथ गिन रहे हैं। क्या करेंगे अब हाइट गिनने के लिए? वो कंपास में तुम्हारे छोटी सी स्केल रहती है ना, उससे गिनना चालू कर देंगे। 1 स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, 4 स्केल, 5 स्केल, ऐसे गिनेंगे? पॉसिबली नो। व्हाई? क्योंकि मेरी हाइट और वो स्केल की लेंथ, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, बराबर है ना। तो जैसा मेजरमेंट रहेगा वैसा इंस्ट्रूमेंट अपने को लेना पड़ेगा। भाई दुकान में 1 किलो शक्कर या 10 किलो चावल खरीद रहे अपन, और तराजू कौन सा लेके आ गए? वो सुनार वाला। सुनार का रहता है तराजू, देखेंगे सुनार के पास तराजू आता, छोटा सा इतना सा रहता हो। अब उससे 10 किलो चावल कितने घंटे में तोलते बैठेंगे? मिलेगा ना प्रॉब्लमेटिक। उसके लिए फिर बड़ा तराजू लेना पड़ता, उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम रहती है, लेकिन चलता ना अपने को, टाइम सेविंग है वो। तो मेजरमेंट करते टाइम 2 चीजें देखना पड़ती, एक एक्यूरेसी और दूसरा कितना बड़ा मेजरमेंट है
उसके हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। अच्छा, वो किराने की दुकान में जो तराजू रहता, वो सुनार नहीं यूज किया तो क्या होगा? सुबह दुकान खोलेगा, शाम को बिल्कुल उसका दिवालिया निकल जाएगा, कंगाल होकर घर पे जाना पड़ेगा उसको। क्यों? कि वो जो किराने की दुकान का तराजू है वो एक्यूरेट नहीं है, और सुनार को जो मेजरमेंट चाहिए वो एक्यूरेट चाहिए। ये डिसाइड अपने को करना पड़ता है कि व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो देन मेरी हाइट गिनना है तो मीटर स्केल आती है, मीटर स्केल लगा दो तो मेरी हाइट आपको गिन जाएगा। नहीं वो इंच टेप भी आता है, वो भी लगा के गिन सकते हैं। अब प्लॉट की लेंथ गिनना है तो उसके लिए एक अलग टेप आता है, 50 फीट बाय 40 फीट का प्लॉट है तो उसके लिए अलग टेप आता है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से मेरे को मेरे घर से उस्मानपुरे का डिस्टेंस गिनना है, या औरंगपुरे का डिस्टेंस गिनना है, या शाहगंज का डिस्टेंस गिनना है, या सिडको कैनॉट का डिस्टेंस गिनना है, तो फिर टेप लेके निकल जाना है ना। एक एंड यहाँ रखना, दूसरा एंड लेके निकल जाना, मैंने जहां तक गया वहां तक। ऐसा करेंगे क्या? ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसके लिए हम हमारे गाड़ी का जो टैकोमीटर है, जो डिस्टेंस गिनता है, वो यूज करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी हैव टू डिसाइड द यूनिट्स एंड द इंस्ट्रूमेंट्स। यूनिट भी और इंस्ट्रूमेंट भी सिचुएशन देख के डिसाइड करना पड़ता। ठीक। अब मेरी हाइट गिनना है, मैं मिलीमीटर में गिनते बैठा, बोलो फायदा होगा क्या? नहीं होगा। किसी के ध्यान में नहीं आएगा कितनी हाइट है मेरी। सादा मैंने तुमको अगर पूछा तुम्हारी हाइट सेंटीमीटर में बोलो तो बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ता। 5 फीट 3 इंच ये हाइट हो सकती है। 5 फीट 3 इंच ये क्या हो सकती है? 5 फीट 3 इंच ये हाइट हो सकती है। अब इसको मैंने बोला कन्वर्ट करो काय में, मीटर में या सेंटीमीटर में, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन अपने को करना पड़ेगा। तो प्रॉपर यूनिट रहा तो समझने वाले को इजी जाता है, प्रॉपर यूनिट रहा तो समझने वाले को इजी जाता है, इसीलिए वी हैव टू डिसाइड ऑन दैट। ठीक है। अच्छा, यहां से मून का डिस्टेंस गिनना है। यहां से क्या गिनना है? मून का डिस्टेंस गिनना है। तो उसके लिए मून का डिस्टेंस गिनने के लिए गाड़ी में बैठ के मून तक जाने का और टैकोमीटर में देखने का। वैसे करेंगे क्या? नहीं, उसके लिए अलग मेथड है। वो डिस्टेंस गिनने के लिए अलग मेथड है। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंसेस वी हैव सूटेबल मेथड्स। अब अगर मैंने आपको बोला कि मेरे को ये कागज इसकी थिकनेस गिनना है, क्या गिनना है? इसकी थिकनेस। तो उसके लिए मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मैं स्क्रू गेज बोलूंगा। क्या बोलूंगा इंस्ट्रूमेंट को? स्क्रू गेज। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है, इसके अंदर ये पेपर जिसकी मेरे को थिकनेस गिनना है वो मैं बराबर इसके अंदर फिक्स कर दूंगा। एक, दो, तीन। इसमें टिक टिक आवाज आता है। वो 3 जो मैंने गिना ना, टिक टिक टिक, 3 बार आवाज किया मैंने, मतलब ये अच्छा खासा टाइट हो गया, ये गिरेगा नहीं इसमें से। अब इसमें स्केल्स होती है, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, वो बताऊंगा मैं आपको इसको कैसे यूज करते हैं। अब मेरे को अगर ये बैटरी है, इसकी थिकनेस गिनना है, तो फिर इसके लिए मेरे पास एक और इंस्ट्रूमेंट आता है, क्या बोलते हैं उसको? ये दिख रहा है? तो ये वर्नियर कैलिपर है। इसको भी कैसे यूज करते हैं इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। वर्नियर कैलिपर्स कैसे यूज करते हैं इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीजें हम एज वी प्रोग्रेस वी विल डिस्कस। अब इसके अंदर देखो, लेंथ जो मेजर करना है अपने को, अगर मेरे को यहां से बैठे बैठे कोई प्लैनेट का डिस्टेंस गिनना है या कोई और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिनना है,
तो मैं जो मेथड यूज करूंगा उसको बोला जाता है पैरेलैक्स मेथड। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट को मैं दो अलग अलग पॉइंट से देखूंगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब इसमें पैरेलैक्स क्या होता है, ठीक है, समझाता हूं मैं आपको पैरेलैक्स। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। अपने अपने पेन है आपके पास, पेन होता है ना अपना पेन। ये पेन का जो टिप है ये ऐसे आंख के सामने रखो, बराबर आंखी के लेवल में आना चाहिए। रख लिया? अच्छा, अब जिनको आंखी एक खुली रख के दूसरी बंद करना आती है वो कर ले, जिनको नहीं आती वो हाथों से कर ले। ये टिप आपके बिल्कुल सामने है। अब आप क्या करेंगे, इधर वाली आंख बंद करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, इधर वाली करेंगे, फिर इधर वाली, फिर इधर वाली, फिर इधर वाली, फिर इधर वाली, फिर इधर वाली। देखो करके क्या लगता आपको? हाँ, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ऐसा लगता है। इट लुक्स लाइक पेन इज पॉइंटेड टुवर्ड्स ओपन आई। जिधर हमारी ओपन आई है वहां पेन शिफ्ट हो रहा है, ऐसा हमारे को लगता है। अच्छा मेरे को सही से बोलो, तुमने अपने हाथ को ऐसा ऐसा हिलाए थे क्या? आंखें बंद चालू करते थे, हिलाए थे? अरे क्यों हिलाए थे? हिलाने का नहीं है, नहीं हिलाए थे ना? हाँ, हाथ को फिक्स रखना है। हाथ फिक्स रखने के बाद आंखें चालू बंद करेंगे तो ऐसा लगता है कभी पेन यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे दोनों आंखों के जो इमेज बनते हैं उसमें पैरेलैक्स है। दोनों आंखों के जो इमेज बनते हैं उसमें क्या है? पैरेलैक्स है। कितना पैरेलैक्स है? जितना दोनों आंखों के बीच में डिस्टेंस है। पैरेलैक्स कितना है? जितना दोनों आंखों के बीच में डिस्टेंस है। तो इंडिविजुअल आंख से अगर अपन देखेंगे ना तो ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे दिखेगा। वो तो हम दोनों आंखों से जब देखते हैं तो वो दोनों इमेजेस को ब्रेन एक बना देता। नहीं तो सोचो अगर ऐसा सही में होता कि ये आंख इधर इमेज बना रही, ये आंख इधर इमेज बना रही, अपन रोड से जा रहे, रात का टाइम है, सामने से टू व्हीलर वाला आ रहा, उसका हेडलाइट, ये वाली आंख इधर इमेज बना रही, ये वाली आंख इधर इमेज बना रही, तो तुमको दिख रहे कि दो टू व्हीलर आ रहे, नहीं तो फोर व्हीलर आ रही, ऐसा समझ में आता था कि नहीं आता था? कितनी प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन थैंक गॉड कि हमारे दोनों आंखों के जो इमेजेस है वो ब्रेन में जाके एक बन जाता है। तो पैरेलैक्स ब्रेन निकाल दे रहा। कौन निकाल दे रहा? ब्रेन पैरेलैक्स को निकाल दे रहा है। लेकिन एज इट इज अगर हम अलग अलग आंखों से देखेंगे तो हमको पैरेलैक्स दिखाई देता है। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। ठीक है? अच्छा, अब देखो करना क्या है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। आप उस ऑब्जेक्ट को अपने घर से बैठकर देख रहे हो। सपोज फॉर एग्जांपल आपका घर सिडको कैनॉट में है, ठीक है? सिडको कैनॉट में आपका घर है, वहां से टेलीस्कोप लगाया, आपने ऑब्जेक्ट को देख लिया, आपको ऑब्जेक्ट दिख गया। अब सिडको कैनॉट से आप निकले and now you come to another place, say you come to औरंगपुरा, अब औरंगपुरा में आके फिर से आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। अब आप मेरे को बोलो दोनों केसेस में आपका लाइन ऑफ साइट सेम है क्या? नहीं है, यहां अलग था, यहां अलग है।
अब ये दो अलग अलग पोजीशंस हैं, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है ये आपको मालूम है? सिडको कैनॉट से औरंगपुर का डिस्टेंस कितना है ये आपको मालूम है? नहीं मालूम? चलो मैं बोल देता 4 किलोमीटर है। कितना है? 4 किलोमीटर। अब ये दोनों पोजीशंस के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, ये प्लेन एंगल है। कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल है। क्यों प्लेन एंगल है? क्योंकि ये लेंथ बना रही ना एंगल, 4 किलोमीटर एक लेंथ है, तो ये लेंथ एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। अब थीटा की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं अपन? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहां एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखने का, क्या रखने का? एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखने का, और वो ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे अपने को दिखाई दे रहा है, इस एंगल को हम बोलेंगे θ/2। अपन जहां बैठे हैं उसी के सामने दूर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसको हम देख रहे थे ना, हमारे ऑब्जेक्ट को, हेवनली ऑब्जेक्ट को, आसमान में ऑब्जेक्ट ये वाला देख रहे थे हम। अब हमारे इंस्ट्रूमेंट को घुमा के ये वाले ऑब्जेक्ट को देख लेना, तो कितने एंगल से घुमाया हमारे समझ में आ जाएगा। इस एंगल को हम θ/2 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे θ/2? ज्योमेट्री थी ना अपनी, ये एंगल कट किया मैंने, बाइसेक्ट हो गए दोनों लाइंस पैरेलल, ये θ/2 हो जाए, आधा होगा ना, ये टोटल थीटा था, इधर आधा होगा θ/2, ये θ/2 है तो ये भी θ/2 होगा। अब ये एंगल आपने गिन लिया, अब θ/2 गिन लिया, उसको डबल कर देंगे तो थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोलो, थीटा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो थीटा आपको मालूम है, ये AB लेंथ आपको मालूम है, तो फिर आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब आपको थीटा मालूम है, आपको आर्क लेंथ मालूम है 4 किलोमीटर, आप रेडियस बोले तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन थीटा। रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन थीटा। ये जिस बॉडी का आपको डिस्टेंस निकालना था, यहां बैठे बैठे आपने निकाल लिया, यहां बैठे बैठे आपने उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। इज दिस पार्ट क्लियर? इसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलैक्स मेथड। अच्छा, अब मेरे को ये मून है, मून, ठीक है? अब ये मून का डायमीटर मेरे को निकालना है, तो फिर क्या करूंगा मैं? वही मेथड मेरे पास। अब दो जगह जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मून के डायमीटर के पास दो कॉर्नर्स हैं, तो यहां से गिनने का ये आई विल सिट हियर, मी, आप अपना कोड का लिख सकते यू, ये एंड को फोकस करेंगे ए, ये एंड को फोकस करेंगे बी, ये एंगल हम मेजर कर सकते हैं। अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस हमको मालूम है आर, तो बोलो थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर। सो आर इनटू थीटा इज इक्वल टू ए बी।
तो मून का भी डायमीटर निकाल सकते हैं अपन। आपको चाहिए सन का डायमीटर, आप सन का भी डायमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन सन को यूजुअली हम फोकस नहीं करते, थोड़ा रिस्क है उसके अंदर। उसके लिए दूसरे मेथड्स हैं हमारे पास। तो ये सबके ध्यान में आ गया। अभी अपन ने आज पैरेलैक्स मेथड जो पढ़े, कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछो। सी once you are finding the diameter, it is expected that this distance is known to you. Okay, ठीक है? Any problem? ठीक है, कल इसको अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। कल के लेक्चर में थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर लेंगे। Possibly my phone is running out of battery, तो उसकी वजह से शायद हो सकता थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो लास्ट का जो पार्ट है इसको हम थोड़ा सा और कल रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? We'll stop here for today. Have a good day. Thank you. Bye.